पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट के दो टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें कि अक्सर शॉर्ट नोट पूछी जाती है। फर्स्ट है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, ब्लूम मीन्स होता है कोई भी चीज एक जगह इकट्ठा हो जाना। कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठी हो जाती है उसे क्या बोला जाता है? ब्लूम। वैसे ब्लूम का मतलब खिलना भी होता है। ब्लूमिंग, फूल का खिलना, है ना। तो एल्गल ब्लूमिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इस डेफिनेशन। एल्गल ब्लूम इज ए रैपिड एक्यूमुलेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन वाटर सिस्टम्स and is recognized by the discoloration in the water from their pigments। क्या होता है कि जब पानी के अंदर बहुत ज्यादा एल्गी एक्यूमुलेट हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। ये एल्गल ब्लूम होने से जब पानी का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसका जो रिकॉग्निशन है वो कैसे हो सकता है? जब हम देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि उस पानी में, उस वाटर में बहुत ज्यादा एल्गी एक्यूमुलेट हो गई है, तो इट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। तो व्हाट इज एल्गल ब्लूम? इट इज द रैपिड एक्यूमुलेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी इन वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में बहुत ज्यादा मात्रा में जब एल्गी इकट्ठी हो जाती है उसे क्या बोला जाता है? एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम इज ए रैपिड मींस बहुत तेजी से, एक्यूमुलेशन मींस इकट्ठा होना, इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन वाटर, पानी के अंदर एल्गी को स्टोर, बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर होना। इट इज रिकॉग्नाइज्ड, ये कैसे पहचानी जाती है? बाय द डिस्कलरेशन, मतलब कलर चेंज होना इन द वाटर फ्रॉम देयर पिगमेंट्स। पिगमेंट के कारण जो पानी का कलर चेंज होगा, इस तरह से हम ये एल्गल ब्लूम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाउ द कॉज, व्हाट आर द कॉजेज? कॉजेज मींस कारण क्या है? ये एल्गल ब्लूम होने के क्या कारण है? तो फर्स्ट कारण है एंटरिंग ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेनली फॉस्फेट्स इन द फ्रेश वाटर सिस्टम। जब न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में हो जाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में पानी के अंदर हो जाएंगे, मेनली फॉस्फेट्स, तो क्या होगा? रैपिड का जो ग्रोथ होगी एंड मल्टीप्लिकेशन ये जल्दी जल्दी होगी, और जल्दी जल्दी होने से एल्गी स्टोर और एक्यूमुलेट हो जाएगी उस पानी में। तो एंट्री ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में पानी के अंदर जाए तो क्या होगा? एल्गल ब्लूम हो सकती है। एक्सेस ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बोनेट, अगर फॉस्फेट के अलावा अगर कार्बन, नाइट्रोजन और सोडियम कार्बोनेट की एक्सेस में होगा तो क्या होगा? these nutrients increase rate of photosynthesis। इन सबके होने से कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम कार्बोनेट, इनके होने से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, एंड सो एल्गा ग्रो एंड रिप्रोड्यूस रैपिडली। इसलिए क्या होगा? जो एल्गा की जो ग्रोथ होगी और उसका प्रोडक्शन होगा वो जल्दी जल्दी होगा, और जल्दी होगा तो वो स्टोर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। These nutrients originate from fertilizers। अब ये फर्टिलाइजर्स, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? पानी के अंदर कहाँ से स्टोर हो रहे हैं? तो ये कहाँ से आ सकते हैं? फ्रॉम द लैंड। फर्टिलाइजर जो हमने सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर मिलाया है वो अगर ज़्यादा मिला दिया जाए तो क्या होगा? पानी के साथ, पानी के बहने से वो फर्टिलाइजर कहाँ चला जाएगा? वाटर सिस्टम में चला जाएगा लैंड से, और जाने से क्या होगा? फिर जो एल्गी है उसके अंदर प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होगा और एल्गल ब्लूम हो जाएगा। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ओरिजिनेट फ्रॉम फर्टिलाइजर, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? फर्टिलाइजर से, दैट अप्लाई टू लैंड, जो कहाँ अप्लाई किए गए हैं? लैंड, जो सॉइल है अप्लाई किए गए हैं, दैट जो कहाँ डाले गए हैं? लैंड या सॉइल में, एंड एंटर इन वाटर सिस्टम, और वाटर सिस्टम में आ जाते हैं थ्रू वाटर रुनऑफ। जब पानी बहेगा, जब बारिश होगी, पानी बहेगा, तो सॉइल से ये फर्टिलाइजर से कहाँ चले जाएंगे? वाटर सिस्टम में चले जाएंगे। तो अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है एल्गल ब्लूम पे? फिशेज एंड अदर एनिमल्स डाई ऑफ। अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, ज्यादा एल्गी हो जाएगी पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जो फिश हैं और अदर एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? मर जाएंगे, डाई ऑफ हो जाएंगे,
और ये कहलाता है HAB। H मीन्स हार्मफुल, A मीन्स एल्गी एंड B मीन्स ब्लूम। हार्मफुल एल्गी ब्लूम, शॉर्ट फॉर्म इज HAB। तो व्हाट इज HAB? Bloom can injured animals or ecology is called HAB। वो bloom जो जिससे कि एनिमल और इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, इंजर्ड हो रही है, उसे क्या कहेंगे? HAB। HAB इन मैराइन कोस्टल एरियाज कॉल्ड वेट टाइड्स। जो मैराइन कोस्टल एरियाज हैं वहाँ HAB क्या कहलाती है? वेट टाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मफुल फैक्ट, सिटीज कटिंग ऑफ वाटर टू रेजिडेंट्स। जो शहरों के अंदर पानी आ रहा है, शहर में रहने वालों को जो पानी मिल रहा है उसकी सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी। एल्गा इज शॉर्ट लिव्ड, सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज विच स्टार्ट डिकेइंग बाय कंज्यूमिंग ऑक्सीजन dissolved in water, resulting in hypoxidation. Due to this many animals and plants die। क्या होता है कि जो एल्गा है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय तक ही ये सर्वाइव करती है, और जब एल्गी क्या करेगी, कुछ समय बाद जब ये ड्राई हो जाएगी तो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो जाएगा, और ऑर्गेनिक मैटर फिर क्या करेगा? डिकेइंग होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकेइंग होगा, और डिकेइंग होने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वहाँ से ऑक्सीजन लेकर डिकेइंग मटेरियल क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होगा, जिससे क्या होगा? पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और कमी होने से जो कंडीशन आ जाएगी इसे हम कहेंगे हाइपोऑक्सीडेशन। एंड इस हाइपोऑक्सीडेशन होने से मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स, पानी के अंदर जो भी पानी में रहने वाले एनिमल्स एंड प्लांट्स दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? पानी से लेते हैं। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली दे विल डाई, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएंगे? अभी मैंने रीजन बताया, जैसे कि एल्गा शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय तक ही ये जीवित रहती हैं, इसके बाद ये डाई हो गए, डाई होने के बाद में दे गैस कन्वर्टेड इनटू, एक इससे परिवर्तित हो गई ऑर्गेनिक मैटर में। अब ऑर्गेनिक मैटर जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेगा? वो डिसइंटीग्रेट होगा, डिकेइंग होगा, डिकेइंग मींस सड़ेगा और गलेगा, एंड ड्यू टू दिस डिकेइंग ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इस डिकेइंग के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से ली जाएगी? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है वहाँ से ये ऑक्सीजन ली जाएगी, तो इसलिए पानी के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोऑक्सीडेशन। और इस हाइपोऑक्सीडेशन होने से जो पानी के अंदर जो क्या है एनिमल्स और प्लांट्स है वो डाई होंगे, क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सो दिस इज अबाउट द एल्गल ब्लूम। तो अभी मैंने आपको बताया एल्गल ब्लूम क्या है? एक्टिवेशन ऑफ एल्गी इन वाटर सिस्टम ड्यू टू इट्स रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट हमने समझ लिए, और ये कहाँ से क्यों होता है एल्गल ब्लूम? ज़्यादा न्यूट्रिएंट एकत्रित होने से होता है। न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? फर्टिलाइजर से आते हैं। जो फर्टिलाइजर सॉइल में मिलाया जाता है वो अगर ज़्यादा होगा तो पानी के अंदर चले जाएंगे फर्टिलाइजर, और अगर ये कार्बन ऑक्सीजन सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस जल्दी होगी, और इससे जो एल्गी की ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और एल्गल ब्लूम हो जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट यही है कि जो पानी में रहते हैं एनिमल्स और प्लांट दे विल डाई। क्यों डाई होंगे? एक तो उनमें क्या है, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और दूसरा जो पानी की सप्लाई की जो रेजिडेंट्स, सिटी में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले उनको पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पर भी शॉर्ट काफ़ी अक्सर पूछी जाती है, वो है एल्गल बायो फर्टिलाइजर। बायो मीन्स लिविंग, फर्टिलाइजर मीन्स फर्टिलाइजर लिविंग। देन फर्स्ट डेफिनेशन, a large group of microorganisms which increase the fertility of soil। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं? बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो तरह के हो गए, बायो और नॉन बायो। बायो में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ
और नॉन बायो में यूरिया, फास्फेट, पोटेशियम। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? बायो फर्टिलाइजर। बायो मीन्स लिविंग, तो वी शुड यूज द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो समूह जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है क्या कहलाता है? बायो फर्टिलाइजर। इंपॉर्टेंस क्या है बायो फर्टिलाइजर की? फर्स्ट, दे इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्लांट्स। अगर फर्टिलाइजर मिला दिया तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई और बढ़ने से क्या होगा? जो प्लांट्स की जो यील्ड है वो बढ़ जाएगी, प्लांट्स हमें ज्यादा मात्रा में मिलने लगेंगे। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव इन सेमी एरियल कंडीशन ऑल्सो। अगर बायो फर्टिलाइजर है सॉइल में तो जो सॉइल सेमी एरियल है, सेमी एरियल कंडीशन में भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। ये सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव कर देती है, सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट अलाउ पैथोजन टू ग्रो। पैथोजन की ग्रोथ को रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस विटामिन्स एंड ग्रोथ प्रमोटिंग बायोकेमिकल्स। बायो फर्टिलाइजर से क्या उत्पन्न होता है? विटामिन्स और ग्रोथ प्रमोटिंग बायोकेमिकल्स। सिक्स पॉइंट, नॉन पॉल्यूटिंग। ये क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग, इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता। एग्जाम्पल्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमें पता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ी? दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, कितनी? अबाउट 78%। अबाउट कितनी है? 78%। बट द प्लांट्स कैन नॉट यूज देम। फिर भी प्लांट्स इनका उपयोग नहीं कर पाते बिकॉज दे यूज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ये हमेशा नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो एटमॉस्फेयर से ये जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किससे बदल देते हैं? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट जो है वो प्लांट्स इजीली प्राप्त कर लेते हैं, नाइट्रोजन इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दैट इज ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, नॉस्टॉक एनालिना। ये दो नॉस्टॉक एनालिना किसको बिलोंग करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को बिलोंग करते हैं। फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद साइक्लोथ्रिप्स, लाइकेन एंड एजोला। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टॉक एनालिना, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह रहती है। इसमें साइकिस के रूप में, लाइकेन में और एजोला जो एक तरह का फर्न है इसमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह ये पाई जाती है। व्हाट इज symbiotic relationship? When two microorganisms living together and both are benefited from each other. जब दो माइक्रोऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है तो उसे क्या कहते हैं? symbiotic relationship. एजोला एनालिना एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर। एजोला और एनालिना का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एग्रीकल्चर में। एनालिना लाइज इन द लीफ कैविटी ऑफ द एजोला। एजोला की जो लीव्स हैं उसके अंदर कैविटी के अंदर ये क्या पाया जाता है? एनालिना। So this relation एनालिना and एजोला is very important in agriculture. So this is the second topic which is usually asked in short notes. Algal biofertilizer. What is algal biofertilizer? A large group of microorganisms which increase the fertility of soil is called biofertilizer. They are very important because they increase the yield of plants. They are non-polluting. They produce many vitamins and growth promoting biochemicals and they do not allow pathogen to grow. And the important example is Nostoc enamelina which lie in the cyclic azolla leaf and lichens. So these are the two very important short notes we usually ask in exams. First is algal bloom and algal biofertilizer.
Now we will read another topic, that is microcysts. Generally the microcysts is asked in short note. So micro means, as you all know, micro means very small, and cystis means bladder. cystis means bladder. तो ये जो एल्गी है ये बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल, और इनमें कुछ ब्लैडर लाइक वेजिकल्स पाई जाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हैबिटेट. Thalaphish, colonial. They are colonial. Freshwater, floating alga. Colonial, freshwater, floating alga. ये कैसी है? ये एल्गी कॉलोनी बना के रहती है, फ्रेश वाटर में है, एंड फ्लोटिंग, पानी के ऊपर रहती है. अबाउट 18 स्पीसीज, इसकी अभी तक 18 स्पीसीज आर रिकॉर्डेड. About 18 species are recorded. They produce very poisonous substances in water, which harms animals and plants. ये पानी के अंदर बहुत हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस सीक्रेट करती हैं, वो क्या करती है, हार्म पहुंचाती है एनिमल्स और प्लांट्स को. वन एग्जाम्पल इज microcystis toxica. Microcystis toxica is very harmful to animals, damage liver of animals के लिवर को ये डैमेज कर देते हैं. तो ये जो एल्गी है क्या है, कॉलोनियल है, कॉलोनी बना के रहती है, फ्रेश वाटर में है, फ्लोटिंग में. अबाउट 18 स्पीसीज आर रिकॉर्डेड. दे प्रोड्यूस वेरी पॉइजनस सब्सटेंसेस इन वाटर व्हिच हार्म्स एनिमल्स एंड प्लांट्स. पानी के अंदर ये बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. हाँ, Microcystis toxico is very harmful to animals and they damage the liver of. ये क्या करता है, इसको लिवर को डैमेज कर देता है. So this is about the habit and habitat. Then its characteristics. और structure. Characteristics or its structure. This alga
protoplasm divided into two, outer chromatoplasm and centroplasm. Inner is centroplasm. Besides this, इसके अंदर पाई जाती है वेजिकल्स, गैस फिल्ड वेजिकल्स, गैस फिल्ड वेजिकल्स। इसके अंदर गैस फिल्ड वेजिकल्स भी पाई जाती हैं। इस तरह से क्या है कि इसकी एक सेल की स्ट्रक्चर है। सेल वॉल इज नॉट डेफिनेट। It has one incipient nucleus, protoplasm divided into outer chromatoplasm and inner centroplasm, and in the cell there are many gas-filled vesicles are present. So how can we write? The thallus is colonial. Thallus is colonial. Colony is surrounded by mucilaginous sheath made up of complex polysaccharides. Protoplast is divided into outer chromatoplasm and inner centroplasm. There are many vesicles. And one incipient nucleus present in the cell. सेल के अंदर एक incipient nucleus और क्या पाए जाते हैं? Many gas-filled vesicles पाए जाते हैं। So this is about the characteristic or structure of cell. Now reproduction takes place by two methods. First is fragmentation. You know what is fragmentation? When the colony or cell divides into one or many parts and each part give rise to new plant. जब कॉलोनी और सेल्स के कई सारे पीस हो जाते हैं और प्रत्येक पीस से क्या बनता है? नया अगर माइक्रो सिस्टम बन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन। दूसरा होता है बाय सेल डिवीजन। सेल के डिवाइड होने से भी इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी ऑफ माइक्रोसिस्टिस। तो इट हैज ग्रेट पावर intake of phosphate and nitrogen, phosphate and nitrate। ये जो माइक्रोसिस्टिस है इनकी क्या है? फॉस्फेट और नाइट्रेट को इनटेक ग्रहण करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है इनमें।